नमस्कार दोस्तों, मैं सीए वरुण आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड स्कीम के बारे में, दैट इज हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023, जिसे हम OTS 2023 भी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन रेलिवेंट एक्ट में कभी भी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, किसी भी कंप्लायंसेस की वजह से अगर आपके अगेंस्ट कोई भी डिमांड क्रिएट हुई होगी, तो आप इस OTS स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, इन OTS स्कीम का ये OTS स्कीम टोटली इन 4 टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 4 टर्म क्लियर हो गई तो हमें ये स्कीम क्लियर हो गई, राइट। तो अब हम इन 4 टर्म को समझते हैं। एडमिटेड टैक्स। एडमिटेड टैक्स का मतलब ये हुआ, जो भी आपने रिटर्न में सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि मेरा सेल का टैक्स इतना है, परचेज का टैक्स इतना है और डिफरेंस टैक्स मेरा इतना है, जो भी आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया, दैट इज एडमिटेड टैक्स, राइट। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल टैक्स। लेट सपोज आप हरियाणा के डीलर हैं, आपने इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स किया और गवर्नमेंट यहां पर यह कहती है कि आपका जो भी रेट ऑफ टैक्स रहा होगा, उस रेट ऑफ टैक्स में से आप हमको सिर्फ 2% CST दे देना। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आप अपने डीलर से जिसको भी आपने सामान बेचा है, उससे आपने सी फॉर्म लेना है और अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना है। और अगर वो डिपार्टमेंट में सी फॉर्म जमा नहीं हुए, तो उस केस में जो डिफरेंशियल टैक्स होगा, लेट्स से 5.25% रेट ऑफ टैक्स था आपका वैट का, और उस केस में 2% CST आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, बैलेंस 3.25% आपको एग्जेम्प्ट हो गया। यूं कहें कि एग्जेम्प्ट हो गया, वो इसी कंडीशन पे एग्जेम्प्ट हो गया कि आप सामने वाली पार्टी से सी फॉर्म लेंगे और डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे। और बाय चांस आपकी पार्टी ने आपको सी फॉर्म नहीं दिया और वो डिमांड आपकी क्रिएट हो गई, या आप एक हरियाणा के डीलर हैं, आपकी एक यूनिट ब्रांच है उत्तराखंड में, आपने ब्रांच ट्रांसफर किया ये कह के कि मैं अपना ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूं, और गवर्नमेंट ने आपको एक कंडीशन लगाई कि आपने अपनी उस ब्रांच में से फॉर्म F लेना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। और अब आपने F फॉर्म जमा नहीं कराए, F फॉर्म जमा नहीं कराने की वजह से आपकी डिफरेंशियल टैक्स की वजह से डिमांड क्रिएट हो गई, राइट फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड टैक्स। अनडिस्प्यूटेड टैक्स का मतलब ये हुआ कि एज ऑन द अपॉइंटेड डे अगर टैक्स ऑफिसर ने आपकी कोई डिमांड निकाली और उसके अगेंस्ट अपील आपने फाइल नहीं करी, तो वो हमारी अनडिस्प्यूटेड टैक्स होगी, राइट। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूटेड टैक्स। वो डिमांड जो एडमिटेड टैक्स, अनडिस्प्यूटेड टैक्स, डिफरेंशियल टैक्स नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टैक्स है, राइट फ्रेंड्स। अगर ये 4 टर्म क्लियर है तो हमें ये स्कीम समझने में बहुत इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है, ये स्कीम 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक 90 डेज के लिए एप्लीकेंट को दी गई है। इस 90 डेज में एप्लीकेंट ने haryana.tax.gov.in पे जाकर के फाइल ऑनलाइन सबमिट करनी है और OTS 1 की फॉर्म में सबमिट करनी है, राइट। OTS 1 क्या कहता है? लेट सपोज 2016-17 फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की अगर हम बात करें, आपकी वैट की डिमांड थी, आपकी जो है CST की डिमांड थी। तो इसका मतलब जो वैट की डिमांड थी वो हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट में डिमांड थी, और जो CST की डिमांड थी सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में डिमांड थी। यानी कि 2 अलग अलग एक्ट में डिमांड अगर आपकी है तो आपको डिफरेंट फाइल ही लगानी है, 2 आपको OTS 1 फाइल करनी पड़ेगी। लेट सपोज 15-16 में सेल टैक्स, वैट और CST की डिमांड है, 2016-17 में वैट और CST की डिमांड है, तो आपको 4 एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। यानी सेपरेट असेसमेंट ईयर सेपरेट एप्लीकेशन, सेपरेट रेलिवेंट एक्ट सेपरेट एप्लीकेशन, राइट फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट दिया गया है। फ्रेंड्स, वही 4 टर्म जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, उसी 4 टर्म के बेस पे ये डिपेंड करता है कि आपको रिलीफ क्या मिलने वाली है। अगर किसी भी तरीके का कोई कैटेगरी ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों ही माफ होने वाली है, ये क्लियर है, राइट। आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना, पेनल्टी नहीं देनी, राइट। हम सिर्फ टैक्स के बारे में बात करेंगे। एडमिटेड टैक्स, जो आपने सेल्फ डिक्लेयर कर ही दिया कि मेरी रिटर्न में इतनी लायबिलिटी है,
वो आपको 100% जमा कराना है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल टैक्स। सी फॉर्म एफ फॉर्म ना आने की वजह से जो आपकी डिमांड क्रिएट की गई थी, उसमें आपको 30% टैक्स का 30% जमा कराना है। मीनिंग देयर बाय, लेट सपोज 1 लाख रुपए की डिमांड है, उसमें से 50,000 की डिमांड आपकी टैक्स की है और 50,000 इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की है, तो उस 50,000 टैक्स के ऊपर 30% यानी कि 15,000 आपको जमा कराना है। राइट फ्रेंड्स, अनडिस्प्यूटेड टैक्स और डिस्प्यूटेड टैक्स में दो कैटेगराइजेशन किए गए हैं कि अगर जो है आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो 50 लाख तक है, तो अनडिस्प्यूटेड के टैक्स के केस में 40% आपको जमा कराना है, 40% ऑफ द टैक्स। और अगर 50 लाख से ज्यादा का टैक्स है तो आपको 60% जमा कराना है। और डिस्प्यूटेड के केस में 30 एंड 50 के रेशो में आपने जमा कराना है। अगर 50 लाख तक की डिमांड है, टैक्स है, तो उस केस में 30% जमा कराना है। 50 लाख से ज्यादा है तो 50% आपको जमा कराना है। राइट। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पेमेंट ऑप्शंस। आपने जो भी पेमेंट जमा करानी है, जो भी आपने सेटलमेंट करनी है, फ्रेंड्स इस स्कीम में दो टर्म यूज किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज। उस आउटस्टैंडिंग ड्यूज में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों चीज आ गई। सेटलमेंट अमाउंट में आपको गवर्नमेंट को पैसा कितना देना है, दैट इज सेटलमेंट अमाउंट। राइट। हम बात करते हैं सेटलमेंट अमाउंट के बारे में। अब जो भी आपने टैक्स जमा कराना है, आपको ये पता लग गया कि आपने 100% जमा कराना है, 30 कराना है, 50 कराना है, कितना अमाउंट जमा कराना है। जो भी सेटलमेंट अमाउंट होगा, उस सेटलमेंट अमाउंट को आपने लमसम जमा कराना है या इंस्टॉलमेंट में की फैसिलिटी दी गई है आपको, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके सेटलमेंट अमाउंट 10 लाख तक है तो उस केस में आपको लमसम ही जमा कराना पड़ेगा, कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं, अगर सेटलमेंट अमाउंट 10 लाख से 25 लाख तक के बीच में है, तो उस केस में 50% OTS 1 जो इनिशियल एप्लीकेशन लगाई जाएगी, उस टाइम पे 50% जमा करा दीजिए। 50% जमा कराने के बाद आपको प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। उसके बाद आप बैलेंस 50% 90 डेज के अंदर जमा करा दीजिए। राइट, 90 डेज के अंदर जमा करा दीजिए। आपको यहां पर अगर 25 लाख तक की अगर आपकी टैक्स सेटलमेंट अमाउंट है तो आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया। राइट। अगर आपका सेटलमेंट अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं, और इस केस में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में 90 डेज का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। राइट, यानी 25 लाख से ज्यादा है तो 40% आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा कराना है, 30% आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट 90 डेज के अंदर जमा कराना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30% की आपको 180 डेज में जमा कराना है, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसके लिए आपको 90 डेज का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा विद ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। राइट, यहां पर ये कैन अवेल ग्रेस पीरियड ये लिख दिया गया है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि आपने जो सेटलमेंट अमाउंट जमा कराना है वो कैसे जमा कराना है, किस हेड में जमा कराना है, किस ट्रेजरी हेड में जमा कराना है। उसके लिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, इस पीपीटी में हमने मेंशन कर दिया है, और इस पीपीटी को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम जरूर अटैच करेंगे आपकी रेफरेंस के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आपका हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स में अमाउंट जमा होना है तो इस ट्रेजरी हेड में जमा कराना है। तो इस तरीके से रेलिवेंट एक्ट में आपको ये ट्रेजरी हेड दिए गए हैं, आप इजिली इसे ट्रैक आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर कोई डिमांड आपकी जीएसटी से अटैच कर दी गई है, डीआरसी 07A इशू कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, आपके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट कर दी गई है, तो क्या आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट करी गई है, मैं डेबिट की बात नहीं कर रहा, अगर आपके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट कर दी गई है तो भी आप इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, इफ अपील इज पेंडिंग। फ्रेंड्स यहां पर एक बार इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिमांड क्रिएट हो रखी है, उस 1 लाख रुपए में से 25,000 की डिमांड ऐसी है जिससे आप डिसएग्री हैं, और उस 25,000 की डिमांड के लिए आपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है। यहां पर इस 25,000 जिसके लिए आपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है, उस केस में भी आप ओटीएस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, ये एक एग्जांपल है। यहां पर असेसी ने 30,000 की जो डिमांड है वो डिफरेंशियल टैक्स की वजह से क्रिएट करी गई है।
45,000 की जो डिमांड है वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स की वजह से और डिस्प्यूटेड टैक्स की वजह से 25,000 की डिमांड क्रिएट हो रखी है। यहां पर डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आपने अपील फाइल कर रखी है अपीलेट अथॉरिटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं किसी भी लेवल पे अगर आपने कर रखी है तो आपने OTS 1 फाइल करना है और आपको प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा और उस प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर के 180 डेज के अंदर वही अपील अनकंडीशनली एंड फुल्ली विड्रॉ करनी है और उसको आपने डिपार्टमेंट को सबमिट करना है और उसके बाद आपको फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इफ अपील इज पेंडिंग, यहां पर यही कहा गया है, फुल्ली एंड अनकंडीशनली विद इन 180 डेज फ्रॉम द प्रोविजनल ऑर्डर, आपको वो विड्रॉ करना है और जो ऑर्डर होगा अपीलेट अथॉरिटी का विड्रॉल का, वही आपने विल बी ट्रीटेड एज ए प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिजेक्शन ऑर्डर की, OTS 5। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट एक प्रोविजनल ऑर्डर इशू हो गया। देखो, पहले हम बात करते हैं कि आपने अपने जुरिडिक्शनल अथॉरिटी को, ऑफिसर को OTS 1 एप्लीकेशन लगाई। OTS 1 एप्लीकेशन लगाने के बाद 3 केसेस हो सकते हैं, या तो उस OTS 1 एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो, डिस्क्रिपेंसी हो, जिसकी वजह से ऑफिसर आपको डिस्क्रिपेंसी मेमो इशू करेगा, और या फिर असेसी की तरफ से कुछ चाहिए मतलब आप इंस्टॉलमेंट में फॉल करते हैं, आपको फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर नहीं इशू किया जा सकता, आपको प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। राइट, और या आपने अपील फाइल कर रखी है, उस केस में जब आप विड्रॉल ऑफ अपील का प्रूफ सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। मीनिंग देयरबाय आपने प्रोविजनल ऑर्डर इशू होने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट ग्रेस पीरियड में नहीं पे करी, थर्ड इंस्टॉलमेंट 180 डेज के अंदर नहीं पे करी, आपने अपील विड्रॉल प्रूफ जो है वो आपने 180 डेज के अंदर नहीं सबमिट किया, या जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए डेफिशिएंसी मेमो में वो आपने सबमिट नहीं करे, तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है, सिंपली रिजेक्शन ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, OTS 5 इशू कर दिया जाएगा। मीनिंग देयरबाय रात गई बात गई। मीनिंग देयरबाय अगर आपने OTS 1 एप्लीकेशन लगाई, उसके साथ में पेमेंट जमा कराई और आपने OTS 1 एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर आपका OTS 5 इशू हो गया, रिजेक्शन ऑर्डर इशू हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कभी भी OTS 1 एप्लीकेशन नहीं लगाई। जो भी आपने टैक्स अमाउंट जमा कराया था, सेटलमेंट अमाउंट की फॉर्म में जमा कराया था, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। राइट, जिस भी रेलिवेंट एक्ट में आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, जिसकी वजह से आपने OTS 1 एप्लीकेशन लगाई, और उस OTS 1 एप्लीकेशन का जो अमाउंट जमा कराया, उस अमाउंट को उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ सेटलमेंट कर दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ये जो भी ऑर्डर होगा दैट विल बी कंक्लूसिव एज टू मैटर एंड टाइम। राइट, कंक्लूसिव रहेगा, उसके अगेंस्ट कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपसे डिमांड नहीं करी जा सकती, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। राइट, और वो केस रीओपन भी नहीं हो सकता। राइट, अब हम बात करते हैं, एक इसे डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। एप्लीकेंट ने OTS 1 में 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक के टाइम पीरियड में, 90 डेज के टाइम पीरियड में अथॉरिटी को फाइल लगाई OTS 1 फॉर्म में। अथॉरिटी साहब ने कमिश्नर साहब को अपने कमेंट्स के साथ फाइल आगे सेंड करी। सेंड करने के बाद अब कमिश्नर साहब ने उन्हें बताया कि इन्हें अगर फाइल में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो डेफिशिएंसी नोटिस इशू कर दो, अगर वो इंस्टॉलमेंट का केस है या अपील का केस है तो उसे प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर इशू कर दो, और जब वो अपील विड्रॉल का केस है तो वो अपील विड्रॉल का प्रूफ देगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट का केस है तो वो इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा, उसके बाद हम उसे फाइनल ऑर्डर इशू करेंगे। या फाइनल ऑर्डर अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, सब सेटिस्फैक्टरी है, तो उसे फाइनल ऑर्डर OTS 4 इशू कर दीजिए। अकॉर्डिंगली अथॉरिटी भी एप्लीकेंट को इसी तरीके से डेफिशिएंसी नोटिस इशू करना होगा तो डेफिशिएंसी नोटिस इशू हो जाएगा, प्रोविजनल या फाइनल ऑर्डर इशू करना होगा तो वो अकॉर्डिंगली इशू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर वो डेफिशिएंसी नोटिस कुछ इसमें कमी है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट चाहिए
या प्रूफ ऑफ पेमेंट चाहिए, तो उस केस में एप्लीकेंट के पास जब ये कम्युनिकेशन आएगी, उसके बाद एप्लीकेंट इज अलोंग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट वो अथॉरिटी को फाइल लगाएगा और उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस होगा। यहां पर डेफिशिएंसी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, यहां पर या तो अप्रूवल होगा या फिर रिजेक्शन होगा। राइट फ्रेंड्स, और अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो भी अमाउंट होगा, अगर सपोज आपने इस ओटीएस स्कीम से पहले कोई भी अमाउंट जमा कराया होगा, वो अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। राइट, और अगर प्राइमा फेसिया किसी भी तरीके की कोई रेक्टिफिकेशन नजर आ रही है, तो वो रेक्टिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफिसर उस ऑर्डर में कर सकता है। एनी अमाउंट पेड अंडर दिस स्कीम शैल नीदर बी पेड थ्रू, आपने जो भी यहां पर सेटलमेंट अमाउंट जमा कराना है वो कैश में जमा कराना है, इनपुट टैक्स से कोई भी अमाउंट एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और जो भी ऑर्डर इशू किया जाएगा जुरिडिक्शनल अथॉरिटी के थ्रू, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जाएगी, उस ऑफिसर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती और यहां पर कोई प्रोसिक्यूशन सू नहीं हो सकता। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।